We are starting a new topic, ratio analysis. ठीक है, रेशियो एनालिसिस हम किसको कहते हैं? रेशियो एनालिसिस इज बेसिकली अ टॉपिक इन विच वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज. रेशियोज जो हैं, दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. जो रेशियोज होते हैं वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं. जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशियो. पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड द नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि ये बिजनेस कितना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है. और लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, दे टेस्ट द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, एक बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसकी लिक्विडिटी भी अच्छी हो. लिक्विडिटी अच्छी होने का क्या मतलब है? कि वो वक्त पर लोगों को पैसे दे. ठीक है, हर एक को टाइम पर पेमेंट, अपने एम्प्लॉइज को वक्त पे पैसे दे, अपने जो लोगों से सामान ले उधार पे उनको वक्त पे पैसे दे सके. अगर हम लिखें एक डेफिनेशन लिखें, जरा एक डेफिनेशन लिखें, लिक्विडिटी क्या होती है? व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज द एबिलिटी, इसी पेज के ऊपर लिख लें, लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे ऑफ its short term debts. शॉर्ट टर्म डेट्स का मतलब रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, उसकी जो है बिजनेस की एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स, कि अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को कितनी जो है इफेक्टिवली बिजनेस पे ऑफ कर देता है, ये उसकी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है. अब बिजनेस के लिए लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. एक बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर अपने एम्प्लॉइज को टाइम पर पेमेंट नहीं करेगा, अपने सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं करेगा, तो वो बिजनेस क्या होगी? बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, बल्कि बंद हो जाएगा. लिक्विडिटी इतनी सेंसिटिव चीज है कि जिस बिजनेस की लिक्विडिटी खराब होती है, वो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता, सर्वाइवल इशू आ जाता है. अगर आप एक दुकान खोल के बैठ जाओ और उस दुकान में जो है कहते हैं रखने के लिए सामान ना आपके पास, या एम्प्लॉइज को पैसे देने के लिए ना हो, एम्प्लॉइज को हायर करो, बोलो ठीक है आपकी सैलरी जो है 10,000 है, मैं आपको 50,000 दूंगा सैलरी, लेकिन एक साल बाद पूरे एक साथ दूंगा. क्या भाई काम करेगा आपके पास? नहीं, मेजोरिटी लोग काम नहीं करेंगे. क्योंकि किसी के पास भी इधर है, वो एक साल तक कोई भी वेट नहीं करेगा. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना पे करो तो बिजली काट के चले जाएंगे वो. मतलब बिजनेस विल नॉट सर्वाइव. डू यू अंडरस्टैंड? प्रॉफिटेबिलिटी अगर बिजनेस की खराब होगी तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी खराब होना एक्सेप्टेबल है. पहला नया बिजनेस होता है, एक साथ साल 2 साल प्रॉफिट नहीं करता, उसके बाद करना शुरू कर देता है प्रॉफिट, एक चलता है, कोई मसला नहीं. लेकिन लिक्विडिटी ऐसी चीज है कि जो शॉर्ट टर्म में भी खराब होना एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर लिक्विडिटी खराब हुई, बिजनेस विल नॉट सर्वाइव, बिजनेस बंद हो जाएगा. सिंपल रूल है ये. अब हम देख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं. पहला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप. फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. सेकंड इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. देखो, मार्कअप और मार्जिन में क्या फर्क होता है? जैसे कि अक्सर जगहों में हम सामान खरीदने जाते हैं, बार्गेनिंग कर रहे हो तो ना, दुकानदार कहते हैं नहीं यार इतना मार्जिन नहीं है, इतना मैं कम नहीं कर सकता. मार्जिन मतलब प्रॉफिट की परसेंटेज, मार्कअप भी प्रॉफिट की परसेंटेज है. दोनों में फर्क क्या हुआ? मार्जिन जो है प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली जा रही है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, और मार्जिन जो है वो प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली जा रही है सेलिंग प्राइस के हिसाब से. और मार्कअप जो है वो किसके हिसाब से? कॉस्ट ऑफ सेल्स के हिसाब से. जरा गौर से यहाँ देखना है अपना बेटा, यहाँ मेरी तरफ देखिए. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. अगर मैं एक चीज 80 रुपीज की खरीद रहा हूँ, और एग्जाम्पल अगर मैं एक चीज 40 रुपए की खरीद रहा हूँ, 10 रुपीज का प्रॉफिट लगा रहा हूँ, 50 बेच रहा हूँ, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है. और ये मेरी सेलिंग प्राइस है. सही है, सब मेरे साथ है. अब जरा परसेंटेज निकालो. कोई बोलेगा सर आप बताएं आपका मार्जिन कितना है? अगर मार्जिन पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. आंसर आएगा 20%. आई रिपीट वन
ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ये मैंने मार्कअप और मार्जिन का सिर्फ डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश की है। एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला सारे याद होंगे, बस सिंपल आपने जो है वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, ये हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूलाज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज हैं, लिक्विडिटी के रेशियोज हैं। यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज, लेकिन मैं कुछ चीजें हिंट बता रहा हूँ जिससे फॉर्मूला याद करना इजी हो जाएगा। क्या मतलब है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप है ना, जो चीज पहले बोली हुई है ऊपर न्यूमरेटर में आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा। मार्कअप इज रिलेटेड टू कॉस्ट, नीचे कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आएगा, सेल्स नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। देन नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई एक एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और बोलते हैं भाई 10 लाख रुपए लगाने हैं, आप सामने से क्या पूछोगे? मिलेंगे कितने, रिटर्न कितना मिलेगा? तो लोग पूछते हैं ना रिटर्न कितना परसेंट है, तो सामने वाला आपको कहेगा कि 25% है, 20% है, 15% है। तो वो आप सोच के फिर सोचोगे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या करने के बाद भी आप कैलकुलेट जरूर करते हो कि मैंने कितना परसेंट रिटर्न कमाया इसका। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये चीजें थोड़ा सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वैल्यूज के साथ करेंगे। राइट नाउ फिर क्या है? करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला रीड करें। आप लोग मुझे अगर रिप्लाई करते रहेंगे ना तो आप लोग बोर नहीं होंगे। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो व्हाट डज दिस रेशियो रिप्रेजेंट? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि करंट एसेट्स जो है मेरे, तो मेरी करंट लायबिलिटीज के कितने टाइम है। जरा मुझे ये बताओ कि एसेट ज्यादा होना अच्छा है या लायबिलिटी ज्यादा होना अच्छा है? एसेट ज्यादा होना। तो इस चीज का जो आंसर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 1। अगर 1 से ऊपर आएगा ना आंसर तो वो अच्छा है। कि 1 से ऊपर आया का मतलब क्या? एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है मेरे पास। यानी कि जितनी लाइबिलिटीज हैं, अगर लाइबिलिटी मेरे पास $1 की है तो एसेट उससे अगर 1.5 आ गया तो मतलब 1.5 टाइम्स है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट की बात कर ले, अगर लेट से मोहसिन आपकी जो है एक दिन में नॉर्मल स्पेंडिंग कितनी है? घर से निकलते हो, पैसे कितने जेब में लेके निकलने चाहिए? दिन का खर्चा कितना है? आना जाना है आपने यहाँ कोचिंग में, स्कूल में, कुछ खाना पीना। फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिन की अगर आपकी एवरेज जो खर्चा है वो 500 रुपीज है, तो घर से कितने पैसे लेके निकलोगे? सिर्फ 500 ही है, कुछ एक्स्ट्रा? 600? नहीं, एक्चुअली आपको लेके निकलने चाहिए, आइडियल है ना वो, डबल, 1000। अगर आपको लगता है कि मेरे बिजनेस का भी एक दिन का या एक महीने का एक एवरेज खर्चा अगर 50,000 है, तो मेरे पास बैकअप में कितने होने चाहिए? उसके डबल होने चाहिए। जो करंट लाइबिलिटीज हैं उसके डबल अगर करंट एसेट्स हों तो वो सबसे बेस्ट होता है। यानी कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो क्या होना चाहिए? 2:1। आई रिपीट वंस अगेन, जितनी लाइबिलिटीज हैं उसके डबल करंट एसेट्स हो तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर कम हो लेकिन 1 से अबव हो तो हम बोलेंगे ओके है, चलो गुजारा है। 1 से नीचे नहीं होना चाहिए। 1 से नीचे का मतलब क्या है? लाइबिलिटी ज्यादा और एसेट्स कम। ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बिजनेस ही बंद हो जाएगा सर। 1 से ऊपर है तो हम बोलेंगे ठीक है, ओके है, चलेगा काम। बट सबसे बेस्ट क्या है? अगर बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में रहे तो वो क्या है? इट शुड बी डबल। जितनी करंट लाइबिलिटीज है उससे डबल करंट एसेट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि आपके पास कैश की शॉर्टेज हो जाए। उसी तरीके से करंट रेशियो के बाद है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी यही है करंट एसेट में से, लेकिन इन्वेंट्री को माइनस कर देता है, क्योंकि इन्वेंट्री ऐसा करंट एसेट है जो लाइबिलिटी पे करने के काम नहीं आता। अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी शॉप है, एक वॉचेस की शॉप है अगर मेरी, और मेरे पास वॉचेस बहुत सारी पड़ी हुई, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो मैं क्या वॉचेस के जरिए पे कर सकता हूँ? नहीं, मुझे तो कैश चाहिए ना। तो वो समटाइम्स क्या होता है, इन्वेंट्री जो है ना वो हमारी ऐसी होती है कि कभी नहीं सेल हो रही, सीजन नहीं है, बिक नहीं रहा माल, तो हम फंस जाएंगे। तो इसीलिए हम चेक करते हैं कि अगर इन्वेंट्री को रिमूव कर दिया जाए, इन्वेंट्री के बगैर भी हमारी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का रेशियो क्या बन रहा है। थोड़ा मेरी तरफ अटेंटिव रहे कि एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री, फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इन्वेंट्री को हटा दें, स्टिल हमारा रेशियो क्या होना चाहिए? 1 से अबव होना चाहिए। अगर ये है तो हम एक तरह से अच्छी कैश पोजीशन में, तो मतलब हमारी लिक्विडिटी क्या होगी? अच्छी होगी। अगर 1 से नीचे आया तो बुरी है। लेकिन 1 से ऊपर कौन सा परफेक्ट होता है? बहुत अच्छा आइडियल रेशियो क्या है इसका? 1.5:1। कि इन्वेंट्री को हटाने के बावजूद
मेरे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के 1.5 गुना होने चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? आप लोग सब समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि भाई लायबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स हो तो ये अच्छी बात है बिजनेस के लिए, उस बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी होगी। तीसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सिंपल फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये वो कैपिटल होता है बिजनेस में जो रोलिंग में घूम रहा है, वर्किंग कैपिटल। नंबर 4 इज रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि ये बताता है, इसका आंसर आता है टाइम्स। ये मतलब ये बता रहा है कि पूरे साल में कितनी दफा हमने इन्वेंट्री को रीस्टॉक कर लिया। देखो आपकी शॉप है, दुकान में 1 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, आप बोल रहे हो पूरे साल में मैंने 5 लाख का सामान बेचा, इसका मतलब क्या है? 5 मरतबा क्या किया होगा? रीस्टॉक, बिक गया दोबारा खरीद लिया, बिक गया दोबारा खरीद लिया। ये रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? ज्यादा होना बेहतर है कि आपने कम सामान रखा है लेकिन बार बार बिक रहा है, रीस्टॉक किया जा रहा है। इससे एडवांटेजेस ज्यादा है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या? आप छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदोगे, फिर इससे बेहतर एक ही दफा ज्यादा खरीद लो। हाँ, इससे बेहतर है ये एक ही मर्तबा आप ज्यादा भी खरीद सकते हो। बात समझ आ रही है ना मेरी? अच्छा, इसके बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल डेज। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज क्या होते हैं? ये बताते हैं कि हमारे कस्टमर हमें कितने दिनों में पे कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज कितने दिनों में हमारी रिकवरी हो जाती है कस्टमर से। दिस रिप्रेजेंट्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज। और ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज क्या बताएंगे? थोड़ा सा बेटा यहाँ अटेंशन, टेंशन यहाँ पर मेरी तरफ। ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज क्या बताएंगे, कोई बता सकते हैं मुझे? इन हाउ मेनी डेज वी आर पेइंग आवर सप्लायर्स। देखें जरा, ये क्रेडिट परचेज से होगा। ये एक टाइपिंग एरर है, जरा इसको सही कर लें। ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस होना चाहिए, इसको सही कर लें। ठीक है, ये जरा देखें, ये टाइपिंग एरर, ट्रेड रिसीवेबल अपॉन ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिट सेल्स है, तो ट्रेड पेबल्स के नीचे क्या आना चाहिए? क्रेडिट परचेजेस। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आप लोग को और ज्यादा जो है ना क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम ये करना है, एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनेगी जो कि नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला आएगा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, देन परचेजेस, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। हाउ मच इज द सेल्स? 200,000। ओपनिंग इन्वेंट्री है 11,000। देन परचेजेस 151,500। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12,500। एवरीथिंग इज गिवन, सामने सामने ही है। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखें बेटा, टोटल करें इसका क्या बनेगा? ठीक है, ये हो जाएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट, और लेस हो जाएगा एक्सपेंसेस। फिर आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बताएं? एक्सपेंसेस कितने के हैं? 20,000। इनको माइनस कर देंगे, 30,000 का आ जाएगा प्रॉफिट। देखो ये सब करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो पाएगा, ये वर्किंग है। इनकम स्टेटमेंट बनानी है बस, एसएफ नहीं बनानी। इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल बेसिक इनकम स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा फॉर्मेट फॉलो करना है। अब इसको यूज करते हुए नीचे वैल्यूज इस्तेमाल होंगी इसकी। स्टार्ट। अब हमने करना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। फॉर्मूला आप लोग पीछे से देख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला शीट नहीं होगी, कीप दिस इन माइंड। आज की तारीख में आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए घर जाकर। ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की है? 150,000।
मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखो ना, ये है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो स्टार बनाया हुआ मैंने, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है 150,000। बेटा साथ साथ लिखना है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ क्या आंसर आएगा? 33.33%। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। लिसन, अटेंशन यहां पर रखें बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 अपॉन सेल्स 200,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 20% आ जाएगा मेरे पास, 25%। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। डन। नेट प्रॉफिट मार्जिन साथ साथ करो ना, 1 लाइन आंसर, इसमें मुझे वेट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कितने का है? नेट प्रॉफिट इज 30,000 अपॉन सेल्स 200,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बताएं क्या आंसर आएगा? 15%। एक आंसर का अलग से कॉलम भी बना हुआ है, तो आंसर वहां पर भी लिख दिया करो वापस से। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। देखो, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कितने का है क्वेश्चन में, देख के बताएं मुझे। अभी हमने निकाला था 30,000। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जरा देख लें, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में लिख लें क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल कितने का है हमारा? ऊपर जाए, कैपिटल कितने का है? 100,000। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? बैंक लोन 20,000, यानी कि 120,000 हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। आई रिपीट वंस अगेन बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल ओनर का जो कैपिटल है उसको कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि उसमें लोन भी इंक्लूड कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में टोटल कितना पैसा इन्वेस्टेड है, इस बात को जरा समझो। ओनर ने खुद 1 लाख रुपए लगाए, 20,000 का बैंक से लोन लिया, बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्टेड हैं? 120। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, सब मेरे साथ हैं बॉयज। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि लोन। कैपिटल और लोन दोनों मिला लो तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। बताएं कितना बन जाएगा? 25%। ओके, इसके बाद आएगा करंट रेशियो। व्हाट इज करंट रेशियो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस बैंक का, बैंक भी आता है लेकिन यहाँ पर बैंक नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो नीचे आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? ट्रेड पेबल्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है बेटा, सब मेरे साथ हैं। देखो, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस बैंक और कैश दोनों आते हैं, बट हमने बैंक इसलिए नहीं लिखा कि बैंक का ओवरड्राफ्ट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है बताएं? यस,
क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,500 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,500 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स 55,000। बेटा वैल्यू मुझे बताते जाओगे ना तो आप बिल्कुल मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। जब मैं पूछ रहा हूँ ना वैल्यू, जस्ट क्वेश्चन में देख के बताओ वैल्यू। कैश कितने का है? हाँ जी, कौन बता रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बता सकते हैं। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है? एक तो ट्रेड पेबल्स है 40,000 मेरे ख्याल से। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 5,600। चेक करके बताएं, मैं ही बता रहा हूँ वैल्यू, मैं ही पूछ रहा हूँ अपने आप से क्वेश्चन। 6,000 है, देखो। अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे आप वैल्यूज बताओगे, यू विल बी कनेक्टेड विद मी। पीछे देखकर ही बतानी है। अब बताएं क्या आंसर बन रहा है इसका। डिवाइड करने के बाद बता दो आंसर क्या आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग का भी इनपुट चाहिए। 1.55 रेशो 1, जो भी आंसर आएगा ना उसके साथ रेशो 1 लिख देंगे। दिस इज द रूल। आंसर आ रहा है 1.55, हम लिखेंगे 1.55 रेशो 1। नाउ क्विक रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो में क्या फर्क है? देखिए फॉर्मूले में जरा, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि करंट एसेट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिमूव करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आती बेटा। करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखो करंट एसेट जितने भी थे ना उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को हटा दो, माइनस करने का रिमूव कर दो। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल आएगा और कैश आएगा, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री हट गई हूं। मेरी बात समझे? करंट एसेट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने रिमूव कर दिया, अब सिर्फ अपॉन करंट लायबिलिटीज वही की वही रहेंगी, ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आंसर क्या बनेगा देखें फिर हमारा। पहले वर्किंग भी कर लें, इसकी वैल्यूज लिखें। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हटा दें, सिर्फ 55,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 46,000। बताएं क्या आंसर आएगा? 1.28 रेशो 1। ठीक है, 1.28 रेशो 1, वो भी कर सकते हैं। मैंने यही तो किया, ऊपर करंट लायबिलिटी जो लिखी थी 40,000 और 6,000, 46,000 कॉपी कर दिया इधर, अलग से प्लस करके ही शो करी। अगर चाहो तो अलग अलग कर लो, बात तो एक ही है। रूल है क्लोजिंग इन्वेंट्री में, इन्वेंट्रीज में, करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री ही आती है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या शो कर रहा होता है? कितनी दफा पूरे साल में इन्वेंट्री हमारी रोल ओवर हो गई, रीस्टॉक हुई है। फॉर्मूला देखें जरा पीछे से, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग और क्लोजिंग को हाफ मिड पॉइंट ले लें उनका। कॉस्ट ऑफ सेल्स, पीछे जाए जरा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितने की है? 150,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। देखो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी? 11,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12,500 डिवाइडेड बाय 2, 11,750, 11,750।
ठीक है, ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री होगी। देख लो बेटा, एवरेज इन्वेंट्री का ये फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब आंसर क्या आएगा? यस, व्हाट्स द आंसर? 12.76 टाइम्स। ठीक है, आंसर इज, यहां लिख देता हूं मैं, 12.76 टाइम्स। ओके, इसका आंसर टाइम्स में दिया जाता है। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर है ना, ये पूछ ही ये रहा है कि पूरे साल में कितनी मरतबा आपका रीस्टॉक हुआ है। इस बात को समझ रहे हो ना, इन्वेंट्री रीस्टॉक है भाई। एक दुकान में सामान होता है, बिक जाता है, नया खरीद लेते हैं, फिर बिक जाता है, दोबारा खरीद लेते हैं। तो ये बता रहा है कि भाई कितनी दफा आपने स्टॉक को बेच के दोबारा वापस रीस्टॉक कर लिया। जो भी आंसर आएगा उसका टाइम्स में दिया जाएगा। बताइए क्या कह रहे हो आप? बेटा मैंने किया तो सही ऊपर, देखा नहीं? ये ना, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों प्लस की और डिवाइड बाय 2 कर दिया। डिवाइड बाय 2 करोगे तब जाके एवरेज होगी ना। एवरेज के लिए दो चीजें हैं, डिवाइड बाय 2 तो होगा ना। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड है ना। चले, ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, क्योंकि साल में 365 डेज होते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कितने के हैं? 55,000 के। अच्छा, सेल्स के बारे में अगर ये है कि अब नथिंग इज मेंशन, तो आप पूरी सेल्स को क्रेडिट सेल्स ही कंसिडर कर लोगे। अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो जो भी सेल्स हैं आप अज्यूम करोगे सारी की सारी क्या है? क्रेडिट सेल्स। कितने की सेल्स थी? 200,000 की। मल्टीप्लाई बाय 365, बताएं आंसर क्या होगा? आंसर आ रहा है 100.3 डेज। इतने दिनों में हम अपने कस्टमर से पैसे वसूल कर लेते हैं। नाउ ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड पेबल्स कितने के हैं? 40,000 के। डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस, सारी परचेजेस को ही हम क्रेडिट परचेजेस मान लेते हैं। बेटा देख के बताओ परचेज कितनी है? 151500 मल्टीप्लाई बाय 365। बताएं क्या आंसर होगा? यस, 96.4 डेज। राउंड ऑफ कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ हो तो वही कर लेंगे, जिसमें बताया हुआ तो बस राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है बेटा, दिस क्वेश्चन इज नाउ डन। अब इसके अंदर आगे जो है कमेंट्स वाला पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू। इतना ही रखेंगे आज के